हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आईएएस मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे यानी निबंध प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। निबंध का क्वेश्चन पेपर आईएएस मेंस एग्जाम में अलग से होता है और इसका रोल और इम्पोर्टेंस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कितना है और किस प्रकार से इसमें बदलाव हुए हैं, तो ये पूरा एक स्ट्रेटजी या रणनीति वीडियो है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और इस वीडियो के बाद हम आपको अपनी प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ऐसे पेपर को हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। तो समझते हैं आईएएस मेंस एग्जाम में ऐसे या निबंध के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तीन डायमेंशंस में इसको समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक अंडर द 3 डायमेंशन। फर्स्ट, द वेटेज, अर्थात हाउ मच वेटेज द एसे हैव इन द सिविल सर्विस मेंस एग्जाम। निबंध का वेटेज यानी महत्व कितना है आईएएस मेंस एग्जाम में। सेकंड, द चेंजिंग ट्रेंड्स, अर्थात निबंध की प्रवृत्ति में किस प्रकार के बदलाव प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी के द्वारा किए गए। और लास्ट में हम देखेंगे कि निबंध कैसे लिखें, हाउ टू राइट ऐसे। निबंध कैसे लिखें, इसे हम लास्ट में थर्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस और टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ ऐसे इन द सिविल सर्विस मेंस एग्जाम। निबंध का एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर है और इसका वेटेज 250 अंक का यानी 250 अंक का है वर्तमान में। अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विस मेंस एग्जाम देखें तो ग्रांड टोटल है इसका 2025 का टोटल पेपर होता है, जिसमें जनरल स्टडीज़ के ऑल 4 पेपर्स, 2 ऑप्शनल पेपर्स एंड 1 इज द ऐसे पेपर। इन सब को मिला करके ग्रांड टोटल बनता है और इसमें से 250 अंक हैं ओनली फॉर द ऐसे पेपर। तो देन दिस इज अराउंड द 12% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ आईएएस मेंस एग्जाम। इस आधार पर अगर आप देखते हैं तो देन 12% का वेटेज निबंध का है, इसलिए हम इसको बहुत लाइटली या हल्के में नहीं ले सकते, इस पर काफ़ी हमें ध्यान देना होगा। तो देन इसके वेटेज को समझने के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट वेटेज अकॉर्डिंग टू द मेंस एग्जाम। आईएएस जो मुख्य परीक्षा है उसके रिगार्डिंग अगर आप बात करेंगे इसमें, तो इसका महत्व तो आपको समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर के अगर आप रिजल्ट्स को देखें, जिन छात्रों का मेंस में रिजल्ट्स वीक रहा, कमज़ोर रहा, जिनके अंक कम है मेंस एग्जाम में, दो स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड नॉट गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जाम, लेकिन उनका ऐसे पेपर बहुत साउंड रहा। तो मेंस एग्जाम में अगर आपका मार्क्स कम भी आ रहा है और निबंध वाले पेपर में आपका अच्छा मार्क्स है, तो डेफिनेटली थ्रू द ऐसे पेपर यू मे वेट फॉर द इंटरव्यू कॉल। आपका इंटरव्यू कॉल हो सकता है। और अगर मेंस एग्ज़ाम में आपका बाकी का सभी पेपर्स का मार्क्स का वेटेज एवरेज या अबव द एवरेज है, औसत से अधिक है, और ऐसे पेपर में भी आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका मेंस का स्कोर काफ़ी ऊपर रहेगा। तो देन आपके एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने की और टॉप रैंकर्स में अंडर 20 में, अंडर 50 में आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा वेटेज आप देखो कि इंटरव्यू का जो वेटेज है उसके पर्पज से अगर आप बात करते हैं साक्षात्कार के दृष्टिकोण से, साक्षात्कार में
275 मार्क्स का वेटेज है अभी प्रेजेंटली, और इसमें से 180, 185, 190, समटाइम्स 210, these are the highest marks obtained by the candidate in interview। लेकिन जो छात्र इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसे का पेपर आप देखेंगे तो दे हैव सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स और द गुड मार्क्स मोर देन द 120 और 135। तो इट मीन्स अगर हम निबंध के पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, साइंटिफिक अप्रोच बनाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में, डायरेक्शन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली केवल निबंध के पेपर के आधार पर हमारा मेंस में क्वालिफाई के लिए संभावना बन सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, फाइनली हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है और टॉप रैंकर्स में भी आ सकते हैं। तो एक तो ये वेटेज आपको ऐसे पेपर में ध्यान रखना है। सेकंड, व्हाट इज द ट्रेंड्स ऑफ ऐसे पेपर इन आईएएस मेंस एग्जाम एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन सीन इन द ऐसे पेपर सिंस द 2013। 2013 से पहले का अगर आप देखते हैं तो 2013 से पहले निबंध का जो क्वेश्चन पेपर था, इसको 200 मार्क्स यानी 200 अंक दिया गया था। लेकिन अब प्रेजेंट में 2013 के बाद से अगर आप देखें देन इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है और इसको 250 मार्क्स का कर दिया गया है। एक तो ये बदलाव हुआ है निबंध के क्वेश्चन पेपर में। दूसरा जो बदलाव हुआ है वो है सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर यानी विषय को लेकर के। 2013 से पहले मोस्टली जो टॉपिक्स थे दे आर डायरेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल सेक्शन, सोसाइटी, इंटरनेशनल सिनेरियोज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड द अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड इंटरनेशनल स्फीयर। तो 2013 से पहले निबंध का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता था, आसानी से टॉपिक को आप समझ सकते थे और आप लिख सकते थे। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है उसमें बदलाव ये आया है कि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो फिलोसॉफिकल पार्ट से पूछे जा रहे हैं, दार्शनिक पृष्ठभूमि से या दर्शन से। यानी इसमें ऐसे फिलोसोफर्स, इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर्स के कोटेशंस हैं, ग्रेट जो स्कॉलर्स हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, डायरेक्ट उनके वर्डिंग्स को यूज़ किया जाता है, कुछ फ्रेजल वर्ड्स लाइक स्टेटमेंट हैं। तो देन दार्शनिक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा निबंध आज पूछे जा रहे हैं। दूसरा, अभी जो निबंध का क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसके 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड बी, और ईच सेक्शन कंटेन द 4 टॉपिक्स। यू हैव टू चूज ओनली द 1 टॉपिक फ्रॉम द ईच सेक्शन। तो 1 and 1 the two topics have been chosen by the each candidate और सेपरेटली आपको इस पर लिखना है, और दोनों के लिए जो मार्क्स का वेटेज है 125 का रखा गया है। तो देन जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो आज कैंडिडेट्स के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि हाउ टू सेलेक्ट और चूज अ टॉपिक्स, बिकॉज सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में ज़्यादातर फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के स्टेटमेंट दिए गए, और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के स्टेटमेंट्स को एग्जैक्टली समझ पाना दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर द ईच कैंडिडेट्स, सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे कि ये बदलता हुआ ट्रेंड है यूपीएससी में अभी जो इन्होंने लागू किया है। दूसरा, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक क्षेत्र से टॉपिक्स को अभी भी पूछा जा रहा है, इनमें कोई कमी नहीं की गई है। सोशल एंड पॉलिटिकल जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ से भी पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी कम है ये। सोशल और पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं वहाँ से भी जो क्वेश्चंस को पूछ रहा है ये टॉपिक्स, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का ये लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो डायरेक्टली आपको उस टॉपिक को पिक करने में, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो एक बड़ा भारी ट्रेंड इसमें ये आया है। तो इसका अर्थ ये हुआ, नाउ वी हैव टू डाइवर्ट आवर प्रिपरेशन, आवर अटेंशन टूवर्ड द फिलोसॉफिकल इश्यूज़। तो हमें दार्शनिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, और ऐसे हमें कम से कम 50 से 60 टॉपिक्स पर लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और उस प्रैक्टिस को लगातार आपको चेक कराना होगा। तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ऐसे पेपर को कवर करेंगे,
ऑनलाइन तरीके से लगभग 50 टॉपिक्स जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से ज़्यादा होंगे उनका ऐसे आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, और मैं खुद आपको लिख करके बताऊंगा कि आपको ऐसे इस तरीके से लिखना है जिससे आपको एक एक्सपीरियंस आ सके, आपको वो पैटर्न स्टाइल पकड़ में आ सके जिसको फॉलो करके यू मे स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द ऐसे पेपर। ठीक है, एंड यू मे कॉन्टैक्ट फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हम 10 डेज का एक एक्सटेंसिव क्लास शेड्यूल रख रहे हैं और आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 10 दिन आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और एवरीडे 2 आवर्स की क्लास होगी। फर्स्ट आई विल डिस्कस सम टॉपिक्स एंड एज ए लेक्चर फॉर्म, एंड देन वी विल प्रैक्टिस हाउ टू राइट एसेज इन द डिफरेंट वेज। कुछ टॉपिक्स के एसेज मैं खुद लिख करके आपको बताऊंगा और बाकी टॉपिक्स आपको लिखने के लिए दे जाऊंगा मेरी प्रेजेंस में, और आप उसको लिखेंगे फिर उसको चेक करेंगे। देन वी विल डिस्कस। हम एक इंटरेक्टिव सेशन भी रखते हैं, उस सेशन के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये कमी रही है, इस वाले सेक्शन में अगर इसके स्थान पर ऐसा लिखा जाना चाहिए था तो गारंटीड आपको उसमें हाईएस्ट मार्क्स आ सकता था। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग इज द हाउ टू राइट ऐसे। निबंध को कैसे लिखा जाए। देयर इज नो डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस सेगमेंट। इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। जितने कैंडिडेट आईएएस मेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल्स, पैटर्न्स, अप्रोच होता है। फिर भी जब हमें प्रिपरेशन करनी है हम आपको गाइड करेंगे, इसमें आपको कोचिंग क्लास फैसिलिटीज़ देंगे। तो 2 प्रकार के पैटर्न्स को जनरली ऑब्जर्व किया जाता है विच आर मोस्टली लाइक्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले एक पैटर्न है कि निबंध को लिखते समय हमें 5 to 6 पैराग्राफ का यूज़ करना है। 5 to 6 पैराग्राफ, एंड विद इन द पैराग्राफ वी हैव टू राइट ऐसे। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ 1, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि जो टॉपिक आपने ऑप्ट किया है उस टॉपिक के रिगार्डिंग इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, एंड द टॉपिक्स इंक्लूड्स व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड बिहाइंड दिस। जो टॉपिक आपने लिया है उसका एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है। तो शॉर्ट टाइटल और उसका बैकग्राउंड आपको बताना होगा, तो मैं आपको लिख करके बताऊंगा अगले वीडियोज में ये सब। सेकंड जब पैराग्राफ आप लिखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में आपको उस टॉपिक्स का एक जनरल डिस्क्रिप्शन देना होगा। बैकग्राउंड से फिर हम बाहर आएंगे और फिर उस टॉपिक्स को हम बताएंगे कि प्रेजेंट में, आज वर्तमान में इस टॉपिक्स का क्या सिनेरियो है, क्या अप्रोच है, और उस टॉपिक्स के माध्यम से कोई भी ऑथर्स है, स्कॉलर्स है, वह क्या कहना चाहता है। देन पैराग्राफ 3 में फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि द कैरेक्टरिस्टिक्स और द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दैट टॉपिक। वो जो टॉपिक हमने यूज़ किया है उसका मेन पार्ट क्या है, मेन बॉडी पार्ट क्या है। 4th पैराग्राफ में देन फिर आपका इसमें बताना होगा क्रिटिसिज्म, कि जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक्स को यूपीएससी ने जिस फॉर्म में आपके लिए सर्व किया है। तो देन डेफिनेटली यू हैव टू राइट बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट टॉपिक। कोई भी टॉपिक केवल सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। हर टॉपिक्स के दोनों पक्ष हो सकते हैं। तो देन 4th पैराग्राफ में आपको उसका एक क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एनालिसिस भी देना होगा, क्योंकि विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस के कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो सकता। और फिर पैरा 5 में आपको उसके साथ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देना पड़ेगा, होप, अ स्लाइट होप। लास्ट में एक भविष्यगामी दृष्टिकोण बताना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर वी कैन ड्रॉ अ सीन ऑफ द फ्यूचर्स इन दिस वे। भविष्य में इसके आधार पर हम ऐसा ऐसा सोच सकते हैं। और फाइनली जो पैरा आप 6 लगेंगे, 6 पैरा इट विल बी योर कंक्लूजन। ये आपका निष्कर्ष होगा, और इस निष्कर्ष में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने पैरा 1 से लेकर 5 तक बताया है, जब आप कंक्लूड करेंगे तो इट शैल नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी। आपका कंक्लूजन हमेशा इसके ही सराउंडिंग होना चाहिए। आपका कंक्लूजन आपकी कही हुई बात को क्रॉस ना करता हो, उसके साथ इनफिल्ट्रेट ना करता हो। तो इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप निबंध लिखते हैं तो
that is good way or most of students apply this way because each paragraph के through you may attract the examiner और हर पैराग्राफ का अपना अपना एक मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज भी होता है। दूसरा, जहाँ भी जरूरी हो किसी पैराग्राफ के साथ आप कोई ड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई भी फिलोसफिकल एस्पेक्ट अगर आपने लिया है तो उसमें आप कुछ भी ड्रॉ करके बता सकते हैं, किसी भी फिलोसोफर से रिलेटेड एवरीथिंग यू मे ड्रॉ वॉट एवर यू नो अबाउट हिम, और उससे रिलेटेड या उसके सिमिलर जो कुछ भी एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, उनके स्टेटमेंट्स को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू दिखा सकते हैं। बिकॉज द ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग इन IAS मेंस एग्जाम विच इज़ अ डेफिनेटली आर्ट फॉर्म, इट इज़ अ आर्टिस्टिक वर्क। ये एक कलात्मक पक्ष है कि हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू एक्सप्रेस योर आंसर इन द बेटर एंड द बेस्ट वे। तो आपको चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से दिखाना है, इसके लिए ड्राइंग का, स्केच का और इन चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ वर्ड को आपको हाईलाइट भी करना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक जो बेस्ट तरीका है वो यही है, इस पर हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड जो वे होता है, एक फ्रीक्वेंट पैटर्न होता है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको लिखना शुरू कर दिया और वो 2 या 3 पैराग्राफ ही उसमें बना दें। तो समटाइम्स ऐसे स्टूडेंट्स को भी कभी कभार गुड मार्क्स मिल जाता है, तो वो डेफिनेटली अगर उन्होंने उसमें क्वालिटी को मेंटेन किया है, कुछ ड्रॉ भी किया है, तो देन ये हो सकता है कि उनको अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन ये दिस इज़ नॉट बेटर देन द वे वन, जो हमने पहला वाला तरीका चुना उससे ज़्यादा बेटर ये नहीं माना जा सकता है। ऐसे को लिखने से पहले आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या ध्यान रखना है, सेक्शन ए में 4 टॉपिक हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक हैं। तो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है तो पहले आप उस टॉपिक के बारे में जो भी कंटेंट आपके माइंड में एज ए रॉ मटेरियल्स, उसको आप जज करेंगे कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास आपके माइंड में कितनी जानकारी है, कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो पेपर के पीछे आप रफ वर्क कर सकते हैं जो टॉपिक सेलेक्ट किया है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में ये चीज़ें लिखनी है। तो एक रफ फॉर्मेट आप पेपर के पीछे की साइड बना लेंगे। रफ फॉर्मेट बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी कंटेंट आपके पास है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं और उसको एक रेलिवेंट पैटर्न में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और देन फिर आपको उसको लिखने का काम रह जाता है। जो स्टूडेंट टॉपिक को सेलेक्ट करने के पश्चात उसका रॉ मटेरियल एज ए कंटेंट और पैटर्न में डिज़ाइन नहीं करते हैं, वो बीच बीच में लिखते समय कुछ भूल जाते हैं या फिर उनको कुछ ऐसा याद आ जाता है कि अब उसे वहाँ पर इंसर्ट नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बिकॉज अब स्पेस नहीं है। तो टॉपिक को सेलेक्ट करना बहुत बड़ी रणनीति है। दूसरा, टॉपिक सेलेक्ट करने के पश्चात आपको उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है और आपका माइंड कितना दूर तक सोच सकता है, कितनी फारसाइट आपकी है, उसके रिगार्डिंग कितनी चीज़ों को आप इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर ये एबिलिटी आपके अंतर्गत है तो डेफिनेटली यू कैन राइट द बेस्ट ऐसे एंड यू कैन सिक्योर द हाइएस्ट मार्क्स, एंड थ्रू द ऐसे बेसिस you may ensure your selection in IAS exam and you may secure the highest rank under the 10 between the top rankers under 20 under 50। तो ये ऐसे राइटिंग्स के बारे में पूरी जानकारी है। 50 टॉपिक्स जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक्स जो मैंने मेरी तरफ से खुद सेलेक्ट किए हैं जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट वाले हैं, बिकॉज फिलोसॉफी मेरा IAS मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है। तो देन मुझे इस बारे में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और पॉलिटिकल साइंस के जो फिलोसफर्स हैं उनको जब हम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो उससे एक अच्छा खासा वाइड कॉन्टेक्स्ट आपको पकड़ में आ जाता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से ऐसे पेपर को कवर करना चाहते हैं तो देन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 डेज़ का एक्सटेंसिव हमारा प्रोग्राम रहेगा, 2 आवर्स पर डे क्लास रहेगी, और 10 दिन के बाद भी अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो लेवल हमारा नहीं बन पाया था, देन हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू 50 टॉपिक्स के मैं आंसर फॉर्म में ऐसे को डिस्कस करूँगा, और उसका रिटन फॉर्म भी आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। IAS मेंस एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए ट्राई कर रहे हैं पूरी कंट्री में कहाँ से प्रिपरेशन किया जाए, तो देन आपको पता होना चाहिए IAS मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आंसर राइटिंग्स के लिए या टॉपिक डिस्कशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। GS के 4 पेपर पर हम आंसर राइटिंग कराते हैं, तो देन आपको इसके लिए कांटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।